Hello students, myself GS Chauhan, सीनियर बॉटनी फैकल्टी CLC सीकर। हम लोगों ने प्लांट फिजियोलॉजी स्टार्ट कर दी है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिफ्यूज़न, फैसिलिटेड डिफ्यूज़न की स्टडी की थी, है ना। अभी हम लोग ऑस्मोसिस को स्टडी करेंगे। ऑस्मोसिस स्टडी करने के बाद में हम यहाँ पर एक सेल के अंदर डिफरेंट प्रेशर की स्टडी करेंगे। डिफ्यूजन प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर, डीपीडी, इसी के रिलेशनशिप को स्टडी करेंगे, है ना। और फिर आगे स्टडी चलेगी। तो हम अभी आपको ऑस्मोसिस की स्टडी स्टार्ट करते हैं। ऑस्मोसिस क्या है? क्या ऑस्मोसिस? तो ऑस्मोसिस होती क्या है, पहले समझ लेते हैं। ऑस्मोसिस में कुछ खास चीज़ों को समझ में आना ज़रूरी है। जैसे ऑस्मोसिस में होता क्या है, तो ऑस्मोसिस में दो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, अर्धपारगम्य झिल्ली का होना जरूरी है, तभी ऑस्मोसिस संभव है। तो हम कहीं ना कहीं ये मान सकते हैं कि ऑस्मोसिस कहीं ना कहीं लिविंग ऑब्जेक्ट में हमें नॉर्मली देखने को मिलती है। इसी के बेसिस पर वो वाटर को या तो इनटेक करते हैं या इजेक्ट करते हैं। वाटर का एक्सचेंज करने के लिए ऑस्मोसिस एक नेसेसरी प्रोसेस बताई गई है। एनसीईआरटी ने सरल भाषा में कहा है कि जल का अपनी उच्च सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली से होता हुआ अभिगमन परासरण या ऑस्मोसिस कहलाते हैं। तो ये तो सरल सी डेफिनेशन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अच्छा, अर्धपारगम्य झिल्ली यहाँ क्यों खास है? क्योंकि यहाँ ऑस्मोसिस के जरिए वाटर की एक्सचेंज है। वाटर सेल में या तो इन होता है या आउटसाइड में जाता है, तो वाटर का मूवमेंट है। दूसरा अर्धपारगम्य झिल्ली है, और ये सब कुछ मूवमेंट किसके बेसिस पर होता है? तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बताया गया है, जो ड्राइविंग फोर्स है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है ऑस्मोटिक पोटेंशियल और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता प्रवणता और दाब प्रवणता, परासरण प्रवणता जिसको कह सकते हो, ओपी भी हम कह सकते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर कह सकते हैं। तो वो सब चीज़ें हम समझना चाहेंगे यहाँ पर। अच्छा, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए चीज़ों को समझना चाहेंगे कि ऑस्मोसिस है क्या। एक्चुअली यहाँ पर दो मीडियम है, ठीक है। इस मीडियम में यहाँ पर देखें तो एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी। ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये इस तरीके से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन की बात करते हैं, इस तरीके से। तो ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये ए चैम्बर मान लेते हैं, इसे हम बी चैम्बर मान लेते हैं। अच्छा जी, अब इसके अंतर्गत ये हमने कुछ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लिया है।
यहाँ पर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन कुछ इस तरीके से, ये सॉल्यूट है, शुगर के पार्टिकल मान लो, और इनमें प्रेजेंस है वाटर। ये पूरा का पूरा सिस्टम वाटर से फिलअप है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, और इसमें सॉल्यूट पार्टिकल भी है। कहीं ना कहीं ये दो सॉल्यूशन है, एक में सॉल्यूट कम है और एक में सॉल्यूट ज़्यादा है। बहुत अच्छे से इसको समझना है, ठीक है। तो ये क्या है, ये हैं सॉल्यूट्स, सॉल्यूट मतलब विलेय, ये विलेय, क्लियर। और वाटर जो होता है ना, वाटर, ये है विलायक। क्या है? विलायक। विलायक का मतलब क्या होता है? सॉल्वेंट। क्या? सॉल्वेंट। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दोनों मिलकर बनाते हैं सॉल्यूशन को, है ना। अब अर्धपारगम्य झिल्ली है, दो चैम्बर हैं, यहाँ पर सॉल्यूट कम है, यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है। तो सोचो, अगर यहाँ पर सॉल्यूट ज़्यादा है तो वाटर का कंटेंट कम है, तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से वाटर का मूवमेंट इस डायरेक्शन में हमें देखने को मिलता है, और इसी प्रोसेस को हम ऑस्मोसिस नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस। इस मीडियम में क्या है? वाटर हाई कंसंट्रेशन में। यहाँ पर वाटर क्या है? वाटर हाई कंसंट्रेशन। पानी की सांद्रता यहाँ पर ज़्यादा है क्योंकि सॉल्यूट कम है, यहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है तो वाटर का कंसंट्रेशन एज कंपेयर यहाँ पर कम है, ठीक है। तो कहा जा सकता है कि जल अपनी उच्च सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर जब अर्धपारगम्य झिल्ली से होता हुआ गुजरता है, इसे हम परासरण कहते हैं। क्या कहते हैं? परासरण। तो ये किसके बेसिस पर हो रहा है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट दो के रिस्पेक्ट में आप पढ़ सकते हो, एक तो सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में पढ़ सकते हो और दूसरा वाटर के रिस्पेक्ट में पढ़ सकते हो। तो वाटर का यहाँ कंसंट्रेशन ज़्यादा है, यहाँ कंसंट्रेशन कम। तो वाटर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव कर रहा है, ठीक है। अब ये बात हो गई। अब एक ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, ओपी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ओपी वाटर के मूवमेंट के अगेंस्ट लगता है, मतलब ओपी जो होगा वो इस वाटर के मूवमेंट को रोक रहा होगा। तो यहाँ जो प्रेशर बनने जा रहा है वो कहलाएगा कहीं ना कहीं ओपी। ओपी का मतलब होता है ऑस्मोटिक प्रेशर, इसे कह सकते हैं परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ऑस्मोटिक प्रेशर है जो वाटर मूवमेंट के अगेंस्ट लग रहा है, और ये सारा काम कहाँ पर हो रहा है? अर्धपारगम्य झिल्ली से होते। क्यों? क्योंकि यहाँ सिर्फ वाटर का मूवमेंट पॉसिबल है, यहाँ पर सॉल्यूट का मूवमेंट इस मेम्ब्रेन के जरिए नॉर्मली संभव नहीं होता, और इसीलिए ये एक ऑस्मोसिस की प्रोसेस मानी जाती है। ये तो ये बात हो गई, ठीक है। अब इसके बाद में हम इस ऑस्मोसिस की डेफिनेशन लिख लेते हैं, ठीक है। क्या ऑस्मोसिस है? क्या
तो परासरण, परासरण जल का उच्च सांद्रता, उच्च सांद्रता। एक और याद रखना, विलयन की कम सांद्रता, कम सांद्रता से जल की उच्च सांद्रता, है ना, विलयन की कम सांद्रता, क्योंकि विलयन के रेस्पेक्ट में पढ़ा जाए तो यहाँ विलयन की सांद्रता कम, वहाँ विलयन की सांद्रता ज़्यादा है। तो जल का उच्च सांद्रता से कम सांद्रता की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होता हुआ साम्यावस्था स्थापित होने तक अभिगमन परासरण कहलाता है, परासरण कहलाता है। मतलब ये कि मूवमेंट लगभग तब तक चलता रहेगा जब तक कि यहाँ पर दोनों की सांद्रता लगभग बराबर नहीं हो जाती। जब दोनों का कंसंट्रेशन सेम हो जाएगा, वाटर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तब ये विसरण मतलब परासरण की प्रक्रिया रुक जाएगी। और कह सकते हैं कि यह ओपी, यह परासरण दाब, इसे हम ओपी कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर की उपस्थिति में संपन्न होता है, संपन्न होता है। किसकी उपस्थिति में हो रहा है? ऑस्मोटिक प्रेशर, है ना। हम ऑस्मोटिक प्रेशर को अलग से पढ़ेंगे। कहा जाता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर जल के अभिगमन के विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर को कहीं न कहीं सॉल्यूट के कंसंट्रेशन के रेस्पेक्ट में देखा जाता है। जहाँ सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा वहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज़्यादा होगा। अगर बात करें तो इसका ओपी कम है, इसका ओपी ज़्यादा है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर मेम्ब्रेन पर जनरेट होता है और ये जल के अभिगमन को कंट्रोल करता है या जल के प्रवेश को अवरोधित करता है। तो ये हम ओपी को बाकायदा अलग से पढ़ेंगे तब समझेंगे। अच्छा जी, अब एनसीईआरटी ने जो कहा है उस पर बात करते हैं। कहा ये है कि ये जो प्रोसेस है ये एक नेचुरल प्रोसेस है, साइमल्टेनियस परफॉर्म होती है, लेकिन इसके लिए भी ड्राइविंग फोर्स होते हैं और वो ड्राइविंग फोर्स हैं प्रेशर पोटेंशियल एंड कंसंट्रेशन पोटेंशियल या ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट और प्रेशर ग्रेडियंट, है ना। तो कह सकते हैं यह स्वतः प्राकृतिक रूप में
सांद्रता प्रवणता, सांद्रता प्रवणता मतलब कंसंट्रेशन ग्रेडियंट तथा प्रेशर पोटेंशियल, दाब प्रवणता, दाब प्रवणता की सहायता से संपन्न होता है, संपन्न होता है। ये दो चीज़ें खास हैं, एक इसमें प्रेशर पोटेंशियल और एक कंसंट्रेशन पोटेंशियल या ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इन दोनों की प्रेजेंस में इन्हीं को इसका ड्राइविंग फोर्स माना जाता है। देखो अभी कंसंट्रेशन की तो बात समझ में आ रही होगी कि वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूवमेंट करेगा, ठीक है। अब जो दाब प्रवणता है वो ऑस्मोटिक प्रेशर की बात हो रही है कहीं ना कहीं, है ना। तो यहाँ कहा जाता है कि अगर एक्सटर्नल प्रेशर भी जनरेट कर दिया जाए तो भी ऑस्मोसिस की प्रोसेस को रिवर्स फॉर्म में कंडक्ट कराया जा सकता है। अब जैसे इसी को मान लो, ये अगर क्लोज एपरेटस है तो सोचो यहाँ से पानी एक लिमिट तक ही बाहर की तरफ इस बी चैम्बर की ओर स्थानांतरित होगा। क्यों? क्योंकि इसकी जो वॉल हैं वो फिर पानी पर एक प्रेशर डालेंगी और फिर वो जो पानी का मूवमेंट है वो रुक सकता है। एक्चुअली समुद्र के पानी को पीने योग्य बनाने के लिए रिवर्स ऑस्मोसिस की जाती है। तो वहाँ पर एक्चुअली ऑस्मोसिस के अगेंस्ट विपरीत कार्य होता है। अर्धपारगम में झिल्ली होती है और वहाँ पर जो समुद्र के पानी में मिनरल्स हैं या सॉल्यूट्स हैं उन्हें अलग किया जाता है, प्योर वाटर को अलग किया जाता है। तो प्रेशर के बेसिस पर होता है। मतलब प्रेशर अगर बढ़ा दिया जाए तो रिवर्स ऑस्मोसिस भी हो सकती है। ऐसे ही कहा जाता है कि जो अपने घर में जो आरओ होते हैं जिसमें वाटर को फिल्टर किया जाता है वो भी रिवर्स ऑस्मोसिस है और उसमें भी वाटर एक साइड से हाई प्रेशर से आता है और उस कंडीशन में वो फिल्ट्रेट हो जाता है। तो ये चीज़ें, ये बातें हो रही हैं, इसे हम कहते हैं परासरण, ठीक है, ये चीज़। अब यहाँ पर समझने की बात ये है कि आपको कुछ और परासरण से संबंधित बातें समझनी होंगी, है ना। सबसे पहले हम थोड़ा विलियन समझ लेते हैं। ये हाइपरटोनिक विलियन क्या है, हाइपोटोनिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है। क्यों? क्योंकि अगर हम ऑस्मोसिस के टाइप पढ़ने जाते हैं तो ऐसी परिस्थिति में फिर हमें इन विलियन की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो बात करें विलियन, ठीक है, विलियन, विलियन मतलब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, विलेय तथा विलायक आपस में मिलकर विलियन का निर्माण करते हैं, विलियन का निर्माण करते हैं, ठीक है। ये विलियन, विलियन तीन प्रकार के होते हैं।
यह 3 प्रकार के होते हैं। किसी भी प्रोसेस में इन्हें हम 3 टाइप से स्टडी कर सकते हैं। अब वो 3 क्या होंगे समझने की जरूरत है। जैसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हम चूंकि पढ़ रहे हैं प्लांट्स, ठीक है, हम प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं, तो प्लांट के रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हैं तो हम एक प्लांट सेल को भी यहाँ समझना चाहेंगे। जैसे मान के चलो कि ये प्लांट सेल है, ठीक है, ये एक प्लांट सेल है, ये इसमें एक मेम्ब्रेन है, ठीक है, ये यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन को मान लेते हैं। अब इसके अंदर एक और मेम्ब्रेन प्रेजेंस होती है, ये है वैक्यूल। क्या है? वैक्यूल की प्रेजेंस। अब ये है एक्सटर्नल मीडियम। अब ध्यान देने की ज़रूरत ये है कि ये तो हो गई सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, और ये हो गई टोनोप्लास्ट। क्या है ये? टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट किसकी मेम्ब्रेन है? पहले तो कह दें कि ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, सिलेक्टिवली परमिएबल। और ये मेम्ब्रेन किसकी है? वैक्यूल की। किसकी है? वैक्यूल। अच्छा, इसे क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे सेल सैप। सेल सैप का मतलब होता है कि वाटर, इसमें वाटर है प्लस मिनरल्स हैं और कुछ पिगमेंट हो सकते हैं। याद करो हम लोगों ने जब इस वैक्यूल की स्टडी की थी तब हमने इन पर बात की थी। और ओवरऑल कौन है? ये प्लांट सेल। तो प्लांट की रेस्पेक्ट में खास तौर से जो हायर प्लांट है उसकी बात हो रही है। हायर प्लांट में कौन सा सॉल्यूशन हाइपरटोनिक है और कौन सा आइसो है, कौन सा हाइपर है, हाइपो, हाइपर, आइसो, ये किसके रिस्पेक्ट में स्टडी किए जाते हैं? ये स्टडी किए जाते हैं कायदे से सेल शेप के रेस्पेक्ट में। अब सेल शेप के कंसंट्रेशन से अगर मीडियम का कंसंट्रेशन, बाहर का कंसंट्रेशन कम है तो ऐसे कंडीशन में उस सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक कहा जाएगा। अगर इसका कंसंट्रेशन इसके रेस्पेक्ट में ज़्यादा है तो वो हाइपरटोनिक कहलाएगा। अगर दोनों का कंसंट्रेशन, इस पॉइंट और इस पॉइंट का कंसंट्रेशन सेम है तो ऐसी कंडीशन में हम उसे आइसोटोनिक सॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। तो ये कहीं ना कहीं मीडियम है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है एक इस तरीके का। अब ये सॉल्यूशन किस तरीके का है ये बात समझने की है। सॉल्यूशन दिस में भी तीन तरीके का हो सकता है। हाइपरटोनिक, कौन सा? हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन मतलब अति परासरणीय, अति परासरणीय सॉल्यूशन, विलियन। तो अगर ये जो बाहरी मीडियम है इसका कंसंट्रेशन कोशिका रस से क्या है? कोशिका रस से ज़्यादा है तो ये कहलाएगा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कह सकते हैं
इसकी सांद्रता कोशिका रस सेल सैप से अधिक होती है, सेल सैप से अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो ये कहलाएगा हाइपरटोनिक। जैसे करके लिख लो, एग्जाम्पल के तौर पर आप किसे मानोगे, जैसे शुगर सॉल्ट सॉल्यूशन, या फिर हम मेराइन वाटर समुद्रीय जल ले सकते हैं। समुद्रीय जल एक प्राकृतिक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन माना जाता है, इसमें नमक और शक्कर का घोल माना जा सकता है, तो ये कहीं ना कहीं हाइपरटोनिक है। ऐसी परिस्थिति होने पर सेल में एक्सॉस्मोसिस की प्रोसेस होती है। अब हम दूसरे सॉल्यूशन की बात करें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन मतलब अल्प परासरणीय विलयन, अल्प परासरणीय विलयन। ठीक है, इसमें क्या होगा, जब विलयन की सांद्रता कोशिका रस से कम होती है। ठीक है, उदाहरण क्या हो जाएगा, जैसे सामान्य जल, नॉर्मल जो वाटर है वो कहीं ना कहीं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में कंसीडर किया जाएगा। अब इसके बाद में आइसोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहोगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन इसे कहते हैं समपरासरणीय विलयन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन समपरासरणीय विलयन। ठीक है, समपरासरणीय अगर विलयन है तो वो क्या कहा जाता है कि जब इस पॉइंट पर और इसमें सेल शेप में जो कंसंट्रेशन है वो अगर सेम है तो वो आइसोटोनिक कहलाएगा। कह सकते हैं जब कोशिका रस तथा बाहरी माध्यम की सांद्रता समान होती है तो ये आइसोटोनिक होता है। ये स्पेसिफाई हो सकते हैं, जैसे किसी एक पर्टिकुलर सेल के रेस्पेक्ट में प्रिपेयर किया जाए या एक कंडीशन बन जाए वैसा। या हम ये भी मान सकते हैं कि जैसे कुछ एनिमल्स हैं, फॉर्मेल्डिहाइड है, उसे हम लेबोरेटरी में कुछ एनिमल्स को प्रिजर्व करने के लिए यूज करते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आइसोटोनिक सॉल्यूशन होते हैं, है ना। तो ये तो हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक, सबसे ज़्यादा आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये तो बात हो गई कहीं ना कहीं इन सॉल्यूशन के रेस्पेक्ट में। क्लियर? अब अगर बात करी जाए, है ना, यहाँ पर एक खास पॉइंट लिखते हैं। खास पॉइंट ये है, पादप कोशिका, एनसीईआरटी की लाइन है,
कोशिका के परासरण में टोनोप्लास्ट, कौन? टोनोप्लास्ट, कोशिका जो सेल शेप है उसकी मेम्ब्रेन, क्या? जो सेल शेप है उसे हम टोनोप्लास्ट नाम देते हैं। तो परासरण की प्रोसेस में इस टोनोप्लास्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स को शो करता है, क्योंकि इसी के रेस्पेक्ट में हम सॉल्यूशन की स्टडी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है पादप कोशिका के परासरण में टोनोप्लास्ट महत्वपूर्ण होता है, महत्वपूर्ण होता है, ठीक है। तो टोनोप्लास्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है विशेष रूप से इस परासरण की प्रोसेस में। ये बात हो गई। अब आप सोचो, जिन सेल में सेल शेप है ही नहीं, कोशिका रस अगर है ही नहीं, तो फिर वहाँ पर ये परासरण के सॉल्यूशन की को डिटरमाइन कौन करेगा, निर्धारण कौन करेगा? तो ऐसी परिस्थिति में फिर कोशिका द्रव्य की जो सांद्रता होती है उसके रेस्पेक्ट में हम बाहरी सॉल्यूशन को डिटरमाइन करते हैं, है ना, क्योंकि एनिमल सेल में तो सेप वैक्यूल होती नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में फिर डिटरमाइन कैसे करोगे? तो कहा जा सकता है जंतु कोशिका में विलयन का निर्धारण कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म द्वारा होता है। तो फिर वहाँ पर साइटोप्लाज्म डिटरमाइन करेगा। साइटोप्लाज्म के रेस्पेक्ट में बाहर अगर कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो फिर वो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। अगर प्लांट के रेस्पेक्ट में बात हो रही है तो सेल शेप के कंसंट्रेशन को वहाँ पर ध्यान दिया जाएगा, है ना। अब यहाँ पर भी मान के चलो कि अगर ये हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है, थोड़ी देर के लिए मान लो, है ना, तो हाइपरटोनिक अगर सॉल्यूशन ये बाहर है, ठीक है, तो क्या होगा? तो ये होगा कि सबसे पहले तो वाटर ये जो साइटोप्लाज्म है, ठीक है, साइटोप्लाज्म से बाहर आएगा यहाँ, और जब यहाँ से वाटर बाहर जाएगा तो यहाँ वाटर का कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तब फिर ये सेल शेप से वाटर बाहर जाएगा। तो पहले एक्सोस्मोसिस साइटोप्लाज्म से होगी और उसके बाद में कोशिका रस से एक्सोस्मोसिस हमें देखने को मिलती है। अब हम यहाँ पर इसके टाइप को स्टडी कर लेते हैं कि आखिर इस ऑस्मोसिस के टाइप कितने होते हैं। तो ऑस्मोसिस को जाहिर सी बात है कि हम दो टाइप से स्टडी कर सकते हैं। एक है यहाँ पर एक्सोस्मोसिस और एक है एंडोस्मोसिस। तो टाइप्स ऑफ ऑस्मोसिस ऐसे। सबसे पहला हम ले लेते हैं एक्सोस्मोसिस। बाह्य परासरण। क्या? बाह्य परासरण, एक्सोस्मोसिस। तो एक्सोस्मोसिस तो हम यहाँ देख ही रहे हैं, हम इसी डायग्राम से बात को समझ सकते हैं, ठीक है। तो कह सकते हैं जब कोशिका की बाहरी सतह, कोशिका की बाहरी सतह पर अति परासरणीय विलयन
अतिपरासरणी विलयन नमक अथवा चीनी शक्कर का घोल, ठीक है, इसे हम अतिपरासरणी मान सकते हैं। विलयन होता है तब जल कोशिका से बाहर की ओर अभिगमन करता है, तो ये बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा, और जब बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा तो ये एक्सॉस्मोसिस कहलाएगा, है ना। अब यहाँ हम कह सकते हैं सबसे पहले जल कोशिका द्रव्य तथा उसके बाद कोशिका रस से बाहर की ओर अभिगमन करता है, ठीक है, ऐसे। तो सबसे पहले साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ, ये हिस्सा सेल का क्या कहलाएगा, इसे हम कहेंगे साइटोप्लाज्म, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म हो जाएगा। ये साइटोप्लाज्म में सबसे पहले साइटोप्लाज्म से पानी बाहर, और फिर ये। इसके कई एग्जाम्पल हैं जो हम दैनिक जीवन में समझ सकते हैं, जैसे खीरा है, मूली है, सलाद है, उसे अपन प्लेट में कट करते स्लाइस के फॉर्म में, उस पर अगर अपन नमक स्प्रेड कर दें तो वहाँ पर अपन देखते हैं उस ट्रे के अंदर वाटर रिजेक्ट होता है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सोस्मोसिस का ही एग्जाम्पल है। अगर ये एक्सोस्मोसिस लंबे समय तक चलती है तो इसी प्रक्रिया को अपन कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन, यानी कि प्लाज्मोलाइसिस। क्या कहते हैं, जीव द्रव्य कुंचन, प्लाज्मोलाइसिस कहते हैं, जो हम आगे पढ़ाएंगे आपको। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सेल का, जैसे कहते हैं ना, जब कोई बहुत दूर से चल के आते हैं तो पैरों में दर्द होता है, तो ऐसी परिस्थिति में कहा जाता है कि अगर गुनगुने पानी में नमक डाल के वो एक सॉल्यूशन बनाया जाए, उसमें पैर रखे जाएं, तो फिर थकान कम हो जाती है। तो इसका सीधा सीधा कनेक्शन एक्सोस्मोसिस से। एक्चुअली नमक का घोल एक हाइपरटोनिक सॉल्यूशन की तरह वर्क करता है, और जिससे हमारे पैरों में जो थकान से जो प्रेशर बनता है एक्चुअली वो कम हो जाता है ना। तो फिर ये एक्सोस्मोसिस के कई एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये जैसे उदाहरण मान सकते हैं, अंडे का नमक में सिकुड़ना, ये एक्सोस्मोसिस का एक एग्जाम्पल हम मान सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक्सोस्मोसिस है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं एंडोस्मोसिस की, है ना। एंडोऑस्मोसिस, अंतः परासरण, एंडोऑस्मोसिस। ये क्या होगा, इसमें क्या होने जा रहा है ज़रा समझिए। इसमें इस प्रोसेस का रिवर्स फॉर्म होने वाला है।
अगर हम प्लांट के रेस्पेक्ट में स्टडी करते हैं तब। तो यहाँ पर अब जो सॉल्यूशन है वो हाइपोटोनिक है। कैसा है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक में हम कह सकते हैं सिंपल वाटर, सिंपल वाटर, जो ड्रिंकिंग वाटर है वो से मान लो, है ना, या डिस्टिल वाटर को ले लो, तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इस हाइपोटोनिक के रेस्पेक्ट में जो सेल शेप है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, तो वाटर अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर डिफ्यूज होगा, विसरित होगा। तो फिर यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा कि वाटर पहले इस साइटोप्लाज्म में आएगा और इस साइटोप्लाज्म से उसके बाद ये कोशिका रस में प्रविष्ट कर जाएगा। तो इसे हम कहेंगे कहीं ना कहीं एंडोऑस्मोसिस। क्या कहेंगे? अभी जो डायग्राम देख रहे हैं ये एंडोऑस्मोसिस का एग्जाम्पल, वो डायग्राम। तो कह सकते हैं कोशिका की बाहरी सतह पर यदि अल्प परासरणीय विलयन होता है, तब जल कोशिका से बाहर अभिगमन करता है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? ओ नो, बाहर नहीं, अंदर। तब जल कोशिका की ओर या के अंदर अभिगमन करता है। तो इसे हम क्या कहेंगे? एंडोऑस्मोसिस, है ना। जैसे एक किशमिश है, किशमिश को अपन दूध में या पानी में रख दें तो वो स्वेलअप हो जाती है, फूल जाती है। तो ये एक एंडोऑस्मोसिस का बेस्ट एग्जांपल है। गर्मियों के मौसम में देखा होगा सब्जी के जो दुकानदार होते हैं वो अपने सब्जी पर पानी डालते रहते हैं, जिससे वो हार्डनेस शो करती हैं और फ्रेशनेस भी आती है। तो कह सकते हो जैसे जल में किशमिश का फूलना, ये एंडोऑस्मोसिस का नॉर्मल एग्जाम्पल है जो अक्सर बच्चों को समझाया जाता है। ठीक है, तो ये एक्सोस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस हम समझ रहे हैं। सरल सी बातें हैं, कोई बहुत बड़ी टफ नहीं है। और अच्छी बात यह है कि हम अपनी सराउंडिंग में बहुत सारी चीज़ें देखते हैं जो एंडोऑस्मोसिस शो करते हैं, है ना। ये चीज़ मतलब पानी अगर किसी प्लांट के बॉडी के अंदर या किसी लिविंग के अंदर प्रविष्ट कर रहा है तो वो एंडोऑस्मोसिस, अगर शरीर से बाहर जा रहा है तो वो एक्सोऑस्मोसिस। ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि बाहरी मीडियम में कंसंट्रेशन किस टाइप से है। और याद रहे, अगर वाटर का कोई मूवमेंट सेल से ना तो बाहर हो रहा है ना सेल के अंदर की तरफ हो रहा है, तो ऐसी परिस्थिति में मान के चलना कि सराउंडिंग में जो है वो नॉर्मली आइसोटोनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, जिससे कि उसमें कोई भी मूवमेंट हमें नज़र नहीं आता है। ये बात है। तो आइसोटोनिक, ये मेन दो प्रोसेस हैं, ये चीज़। अब यहाँ एक क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है
अक्सर पूछा जाता है, उस क्वेश्चन को एक बार लिख लेते हैं ऐसे। क्वेश्चन कुछ ऐसे है, बाह्य परासरण युक्त कोशिका में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उपस्थित होगा। ये क्वेश्चन है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन उपस्थित होगा। पहला ऑप्शन, कोशिका भित्ति की बाहरी सतह पर, ठीक है। दूसरा, कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर, ठीक है। तीसरा, कोशिका की बाहरी सतह पर, ठीक है। अच्छा, चौथा है कोशिका रस में, तो ऐसी कंडीशन में आप समझ लो कि अगर ये हाइपरटोनिक होता, कौन होता? हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सोचो, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन ये है ना, तो ये क्या होता, ये एक्चुअली यहाँ बात ऐसे है कि इसकी प्रेजेंस कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर होता है। अब ये नमक का घोल है, तो इसे सेल वॉल रोक नहीं सकती। क्यों? क्योंकि सेल वॉल पारगम्य होती है, लेकिन जो झिल्ली है वो अर्ध पारगम्य नेचर की होती है। तो झिल्ली के दोनों सतहों पर सांद्रता में विविधता होती है, डिफरेंशिएशन इन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और उसी के बेसिस पर यहाँ पर एक्सोस्मोसिस चल रही है। तो हाइपरटोनिक कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर स्थित होगा, ठीक है। तो ये आंसर होता है कोशिका झिल्ली की बाहरी सतह पर, मतलब सेल वॉल तथा सेल मेम्ब्रेन के बीच में हाइपरटोनिक सॉल्यूशन पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि ऑस्मोसिस के लिए मेन जो कंपोनेंट है वो मेम्ब्रेन के दोनों साइड जब तक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, मतलब सांद्रता में विविधता उत्पन्न नहीं होगी, तब तक परासरण की प्रक्रिया पॉसिबल नहीं है। तो ये एक क्वेश्चन यहाँ पर आता है, ठीक है। ये बात हो गई। अब यहाँ पर कुछ एक्सपेरिमेंट हम लोग स्टडी करेंगे, उसके बाद में हाइपरटोनिक वो प्लाज्मोलाइसिस की बात करेंगे। एक्सपेरिमेंट, तो एक
एनसीईआरटी का जो है वो स्टडी करेंगे। इसमें एक पोटैटो मीटर भी आता है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है। जैसे हम घरों में या आपने कभी स्कूल में टीचर्स ने आपको ये एक्सपेरिमेंट कराया, कैसे कहा जाता है, जैसे एक पोटैटो है, एक ये है, ठीक है, एक पोटैटो मीटर होता है। हालांकि एनसीईआरटी ने इस पर बात नहीं करी है। जैसे एक आलू है ना, इस तरीके से ऐसे, ठीक है, और ये एक मीडियम है जिसमें ये पोटैटो को रखा गया है, ठीक है, पोटैटो मीडियम। अब हमने यहाँ पर क्या डाल दिया, शुगर, सॉल्यूट को ऐड कर दिया। आलू को ऐसे बीच में से कट करो, 2 पीस करो, और आलू का बीच का हिस्सा सावधानी पूर्वक कट करो, एक बोल फॉर्म में ले आओ, कटोरी के नुमा संरचना में उसे बनाना। ध्यान रहे उसमें होल ना हो जाए, कहीं छिद्र ना हो जाए, इस तरीके से कट किया जाए कि उसमें सेलुलर पार्ट बना रहे। तो हमने कुछ आलू को इस तरीके से कट कर लिया। अब अंदर की साइड में हमने ऐड कर दिया, इसमें क्या ऐड किया है, शुगर सॉल्यूशन, मतलब शक्कर ऐड की है, ठीक है। तो शक्कर ऐड करने पर क्या होगा, ये है शुगर या कहें तो सॉल्यूट्स, ये सॉल्यूट्स, ये कौन है, ये है पोटैटो, आलू। अब क्या होने जा रहा है, अच्छा बाहर हमने कैसा मीडियम रखा है, हाइपोटोनिक। ये मीडियम कैसा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ये अल्परासनी विलयन, सिंपल पानी को रखा है। अंदर क्या होगा, अब जो सराउंडिंग सेल्स हैं वहाँ से वाटर इसके अंदर प्रविष्ट करेगा, और जब वहाँ से यहाँ प्रविष्ट करेगा तो जाहिर सी बात है बाहरी माध्यम से वाटर को सेल टू सेल अंदर की तरफ प्रविष्ट करेगा। जैसे मूली है, मूली को अगर अपन पानी में डालते हैं तो अल्टीमेटली पूरी अंदर तक की जो सरफेस है मूली में वो हार्डनेस शो करेगी। तो एक सेल से दूसरी सेल में, दूसरी से तीसरी सेल में, चौथी सेल में, और अंदर तक ये पानी पहुंच जाता है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें एंडोऑस्मोसिस देखने को मिलेगी और यहाँ अच्छा खासा सॉल्यूशन बन जाएगा और इस शक्कर में पानी पहुंच जाएगा, वाटर की एंट्री होगी और ये सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं किसका एग्जाम्पल आप देख रहे हो, एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। अब एक और एक्सपेरिमेंट पर बात करते हैं। एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें एनसीईआरटी ने बात करी है एग से एक मेम्ब्रेन निकालने वाली, है ना। तो हम इसे कुछ लिखाने नहीं जा रहे हैं, आपको समझा देता है। एक थिसल मेम्ब्रेन की बात करी गई है और एक एग के मेम्ब्रेन की बात करी गई है। थिसल मेम्ब्रेन को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है। एग से भी हम मेम्ब्रेन को निकाल सकते हैं, जैसे अंडा, मुर्गी का अंडा है, उसको क्या करो, डाइल्यूट HCl में रख दो। डाइल्यूट HCl में जब हम मुर्गी के अंडे को रखेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बाहरी कवरिंग है वो डिज़ोल्व हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, आप उसे हटा दीजिए। फिर उस अंडे में एक साइड में छोटा सा पोर करिए और पोर करने के बाद में
उसमें जो अंदर प्रोटीन भरा हुआ है उस पोर के जरिए बाहर निकाल दो, तो फिर हमारे पास एक झिल्ली बचेगी और वो झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहलाएगी। क्यों? क्योंकि अंडा अपने आप में एक कोशिका होती है, एक सेल होती है, तो वो उसकी सेल मेम्ब्रेन होगी। आप इस पर एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। अब एनसीईआरटी ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, उस पर ज़रा बात कर लेते हैं, है ना। इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट दिखाया है, वो कुछ ऐसे है। एक कीप लिया है इन्होंने ऐसे, ये इस तरीके से एक कीप लिया और इस कीप को कवर कर दिया है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से। ये यहाँ एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब यहाँ क्या है, यहाँ इन्होंने एक मीडियम लिया है, माध्यम, है ना। माध्यम में, अच्छा, इसमें ऐड कर रखा है इन्होंने शुगर। क्या ऐड कर रखी है? इसके अंदर है शुगर। शुगर मतलब सॉल्यूट्स, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। क्या है? यहाँ है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। और ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। क्लियर? ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है और ये एक वीकर है। बाहरी जो मीडियम है उसमें इन्होंने भर रखा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा? यहाँ पर जो सॉल्यूशन हमें नज़र आ रहा है वो एक्चुअली है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो इसमें जो सॉल्यूशन है वो है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। सिंपल वाटर रख लो, सिंपल वाटर। क्लियर? अब आप सोचो, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो अल्टीमेटली क्या होने जा रहा है? बात ये होने जा रही है कि ये जो वाटर है, ये वाटर अब एंडोऑस्मोसिस के जरिए इसमें प्रविष्ट करेगा और इसमें जब प्रविष्ट करेगा तो ये जो सॉल्यूशन है, इस सॉल्यूशन की सरफेस बढ़ जाएगी कुछ इस तरीके से। यानी कि ये जो सरफेस एरिया है वो ये, और ये अपर साइड में। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है और ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल रहा है? एंडोऑस्मोसिस। क्या देखने को मिल रही है? एंडोऑस्मोसिस। तो इस एक्सपेरिमेंट को भी हम यहाँ समझ सकते हैं। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कह दो या हम इसे कह सकते हैं शुगर सॉल्यूशन, ठीक है, ये, या हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब इसी एक्सपेरिमेंट में एक और बात करी गई है, सेम टू सेम, मोस्टली सिमिलरिटी है। तो यहाँ एंडोऑस्मोसिस आप देख पा रहे हैं। इसी एक्सपेरिमेंट में फिर से समझ लें, आप भली भांति समझ लें, ये सिंपल वाटर है, एक कीप है। ये क्या है? कीप। एक कीप ऐसे, और या फनल कह सकते हैं। फनल, है ना, ये फनल है और इसमें सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को यहाँ ऐड कर रखा है। बाहर हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है, तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन मतलब
कंसंट्रेशन देखा जाए तो सॉल्यूट का यहाँ ज़्यादा है, यहाँ सॉल्यूट कम है, तो इसका मतलब है वाटर का कंसंट्रेशन यहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है, तो एंडोऑस्मोसिस होगी। एंडोऑस्मोसिस होगी तो यहाँ पर वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। अब हम ऐसा ही एक एक्सपेरिमेंट और देखते हैं। यहाँ पर प्रेशर की बात करी गई है। किसकी बात करी गई है? प्रेशर। ऐसे अब वो ऐसे इस तरीके से फनल है एज इट इज, ऐसे ये, लेकिन अब यहाँ पर एक प्रेशर जनरेट किया गया है, ऐसे दबाव डाला गया है यहाँ, इस जगह एक प्रेशर जनरेट किया गया है। ये प्रेशर है, और ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? ऐसे एक प्रेशर डाला गया है, ठीक है। तो अब जो अंदर सॉल्यूशन था, याद रहे, अब वाटर कहीं ना कहीं एक लिमिट तक ही इसमें एंटर हो सकता है, उसके बियॉन्ड इसमें एंट्री पॉसिबल नहीं है। एंडोऑस्मोसिस होगी तो एक लिमिटेड पार्ट में ही होगी, उसके बाद में रहेगी। अगर यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर और ये एक्सटर्नल प्रेशर को बढ़ा दिया जाए तो फिर ऐसी कंडीशन में हमें फिर एक्सोऑस्मोसिस देखने को भी मिल सकती है ना। तो ये एक्सटर्नल प्रेशर है, क्या है? एक्सटर्नल प्रेशर, and this is what a hypertonic solution as it is, sugar solution, and this is semi permeable membrane है, ठीक है। लेकिन प्रेशर की वजह से अब इसमें एंडोऑस्मोसिस की प्रोसेस फर्दर पॉसिबल नहीं है। तो ये इसीलिए एक बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। क्या बात है? एनसीईआरटी में लिखी है, उसे हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ समझा देते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम इसे आगे समझने जा रहे हैं। जैसे डीपीडी, डीपीडी इक्वल टू होता है ओपी माइनस टीपी, है ना, ऑस्मोटिक प्रेशर माइनस टर्गर प्रेशर, और एक होता है साई डब्ल्यू। साई डब्ल्यू मतलब होता है साई एस प्लस साई पी। अभी आपको एकदम से समझ में नहीं आएगा, लेकिन याद रखना साई एस को हम माइनस में डिनोट करते हैं और इसे प्लस में डिनोट करते हैं। तो यहाँ कहा गया है कि सॉल्यूट पोटेंशियल, जितना भी सॉल्यूट पोटेंशियल है वो ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर होता है, यानी कि ये दोनों चीज़ें बराबर होती है, बट इन अपोजिट साइन, बट इन अपोजिट साइन। कह सकते हो कि सॉल्यूट पोटेंशियल और जो प्रेशर पोटेंशियल है वो लगभग बराबर होते हैं एक नॉर्मल कंडीशन में सेल के अंदर, लेकिन वो दोनों एक दूसरे के अपोजिट साइन में दर्शाए जाते हैं, ठीक है। तो वो यहाँ से प्रदर्शित होता है, ये प्लस में है और ये माइनस में, ऐसा एनसीईआरटी लिख रही है। क्लियर? तो ये चीज़ है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है एनसीईआरटी के जरिए, है ना, ऐसे। अब हम आपको परासरण दाब एक बार बता देते हैं। क्या? ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है? ऑस्मोटिक
प्रेशर, परासरण दाब, ठीक है, इसी को हम कहते हैं ओपी। ये तो हम समझ सकते हैं यह है परासरण की प्रक्रिया के समय कोशिका झिल्ली पर उत्पन्न होता है, जो जल अभिगमन को नियंत्रित अथवा अवरोधित करता है, अवरोधित करता है। यह जल अभिगमन की विपरीत दिशा में उत्पन्न होता है, बोलो, उत्पन्न होता है विपरीत दिशा में। जैसा कि मैंने आपको अभी डायग्राम में समझाया था, जैसे वाटर जा रहा है तो उसके अगेंस्ट ये जनरेट होता है, उत्पन्न होता है। एक तो ये बात हो गई। अब है ओपी यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर। ओपी का संबंध विलीय विभव सॉल्यूट पोटेंशियल कह सकते हैं साई एस से होता है। जिस कोशिका में सॉल्यूट अधिक होते हैं, उसका ओपी भी अधिक होता है, तो आप तो सीधे समझ लो कि जिस एरिया में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन ज़्यादा है डेफिनेटली ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा होगा, है ना। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ। कह सकते हैं कि हेलोफाइट प्लांट्स जो समुद्र के किनारे होते हैं, लवणोद्भिद पौधे, है ना, हेलोफाइट्स प्लांट का ओपी मान सबसे ज़्यादा होता है। ओपी मान कितना होता है? 202 ATM लगभग एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। टेरेस्ट्रियल प्लांट का कितना होता है? टेरेस्ट्रियल
प्लांट्स का ओपी मान ये होता है 5 to 20 ATM, ठीक है। और एक्वेटिक प्लांट्स ओपी मान ये होता है 1 to 3 ATM ऐसे, ठीक है। ये कंसिडर किया जाता है, तो ऐसे मान सकते हो। तो ये कुछ ओपी मान है ना। अब जैसे रूट हेयर का ओपी मान ये लगभग अबाउट 1 to 2 ATM होता है। सॉइल वाटर का ओपी मान अबाउट 1 ATM। ये याद रखना, ये हमारे काम आएंगे। सोचो समुद्र के किनारे पाए जाते हैं हेलोफाइट्स, तो इनकी बॉडी में सॉल्ट का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और इस वजह से इनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सबसे ज़्यादा होता है। टेरेस्ट्रियल में एक्वेटिक के रिस्पेक्ट में फिर भी सॉल्यूशन में कम वाटर होता है और सॉल्यूट्स ज़्यादा होते हैं, तो उसका कंसंट्रेशन ओपी मान 5 to 20 ATM। एक्वेटिक में 1 to 3 है जो नॉर्मल है, मैराइन वाटर नहीं है, नॉर्मल। रूट हेयर जो होते हैं ना उनका 1 to 2 होता है, तभी मिट्टी का जो पानी है वो रूट हेयर में आना पॉसिबल होता है। ये बातें अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हम वाटर एब्जॉर्प्शन और दूसरी चीज़ों को अच्छे से स्टडी कर पाएंगे। क्लियर, ये चीज़ है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मिलते हैं और कुछ और स्टडी करेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे स्टडी और भी इंटरेस्टिंग होती चली जाएगी, है ना। अभी तो ये जस्ट इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा है ना। थैंक यू।